नेपाल के 2 दिन के दौरे पर द्विपक्षीय बातचीत करने पहुंचे। नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी हुआ और सत्कार भी। मोदी अपने हर कार्यक्रम को एक इवेंट में तब्दील करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए नेपाल का दिल जीतने के लिए वो इस बार अपने जीत बहादुर को भी ले गए हैं। लेकिन क्या मोदी नेपाल का दिल जीत सकेंगे? इस सवाल का जवाब बेहद अहम है, क्योंकि नेपाल में जहां एक तरफ चीन का दबदबा पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, वहीं माओवादी ताकतें और खुद नेपाल के खस्ता आर्थिक हालात भारत के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। ऐसे में देश और दुनिया की निगाहें नरेंद्र मोदी की इस नेपाल यात्रा पर टिकी हैं, खास तौर पर पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की। आपको दिशा देना ये हमारा काम है, आपकी मंजिल को और ले जाना ये हमारा काम नहीं है। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है। हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो, ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा का पहला दिन गुजर गया है। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे नेपाल में प्रधानमंत्री को मिले रिस्पॉन्स की। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि मोदी के इस दौरे से देश को क्या हासिल हुआ, और आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल को लेकर भारत के सामने क्या क्या खड़ी की है चीन ने चुनौती। वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। पानी पहाड़ में रहता नहीं, चला जाता है। और जवानी भी, पहाड़ में जवानी थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ, चलो कहीं चले जाए, रोजी रोटी। बेचारे को कहा रोजी रोटी नहीं है। वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती, वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। लेकिन किसी युग में कहा गया होगा, हमें इस बात को बदलना है। आज दोपहर में जब नरेंद्र मोदी का जहाज नेपाल की धरती पर उतरा तो प्रोटोकॉल तोड़कर खुद नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने उनका स्वागत किया। मोदी का काफिला काठमांडू एयरपोर्ट से आगे बढ़ा तो उन्हें 19 तोपों की सलामी के साथ भरपूर सम्मान भी दिया गया। एयरपोर्ट पर ही ऐसे आदर सत्कार के बाद जब मोदी का काफिला होटल की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडू के एयरपोर्ट से निकलकर हयात होटल की तरफ जा रहे हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरों का नज़ारा देखिए। ये जो काफिला आ रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के काफिले की एडवांस पार्टी है और ये तकरीबन इस पूरे काफिले में 50 से ज़्यादा वाहन हैं जो कि सुरक्षा के मद्देनज़र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी है उसके आगे आगे चल रहे हैं और पीछे भी चल रहे हैं। यहाँ सेना के नेपाल पुलिस के जवान मोटरसाइकिल के जरिए भी आगे आगे चल रहे हैं ताकि उनके पूरे काफिले को सुरक्षा प्रदान की जा सके। पायलट गाड़ी आगे निकली है और आप ये देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियों में बीच में ये गाड़ी जा रही है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और वो सीधे यहाँ से हयात होटल की तरफ जा रहे हैं। काठमांडू में होटल पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने धर्मपुत्र जीत बहादुर के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री से उनकी बातचीत हुई। शाम को नरेंद्र मोदी ने नेपाल की संविधान सभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने ढेर सारे वादे भी किए और नेपाल को लेकर अपने इरादे भी जताए। नरेंद्र मोदी की 2 दिन की नेपाल यात्रा में पहले दिन द्विपक्षीय वार्ता में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन 3 समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण घेंगा रोग से नेपाल को लड़ने के लिए भारत मदद देगा। आयोडीन की कमी से होने वाले इस रोग के लिए नेपाल और भारत के बीच एक समझौता हुआ है। इसके अलावा दूसरा समझौता हुआ है मीडिया कॉरपोरेशन को लेकर। इसके तहत डीडी न्यूज़ और नेपाल टीवी के बीच समझौता हुआ है। एक सहयोग के जरिए दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहेंगे। तीसरा जो समझौता हुआ है वो पंचेश्वर
विकास प्राधिकरण को लेकर हुआ है। ये एक पनबिजली परियोजना है और इसमें भारत नेपाल की पूरी तरह से मदद करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच बिजली उत्पादन के लिए पावर ट्रेड एग्रीमेंट और पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट होने वाला था। एजेंडे के मुताबिक इन दोनों समझौतों पर मोदी की यात्रा के दौरान दस्तखत होने थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों समझौतों को नेपाल की कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है। आज की भाषण ने नेपाल भारत संबंध की एक नई आयाम की शुरुआत हो गई है, ये विश्वास हमको पैदा हुआ है। लेकिन ऊर्जा समझौते जो नहीं हो पा रहे हैं उसको लेकर भी उनके दिल की कसक बाहर है। जिस तरीके से बात कही है वो ऊर्जा समझौता तो होगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जिस गहराई से नेपाल भारत संबंध की बहुत सारे आयाम को बताने की कोशिश की। नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री से दरबार सिंह में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत भी हुई। दोनों राष्ट्र प्रमुखों की इस बातचीत का क्या नतीजा निकला, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल का ये दरबार सिंह क्या बला है। रामशाह चौक के पास सिंह दरबार है। सिंह दरबार वो इलाका है जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री का कार्यालय और तमाम मंत्रालयों के दफ्तर हैं। ये आप जो मुख्य द्वार देख रहे हैं ये सिंह दरबार का मुख्य द्वार है और इसके भीतर नेपाल के प्रधानमंत्री का कार्यालय और तमाम मंत्रालयों के दफ्तर हैं। दरबार सिंह में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मुलाकात के बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की संसद को संबोधित किया। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रिश्तों का हवाला देकर नए युग में नए सहयोग के लिए नेपाल का आह्वान किया। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं, और इसलिए हमारे संबंध कागज की किश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। जन जन के मन के प्रतिघोष के रूप में है। हम एक ही सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस नेपाल यात्रा पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हैं और ये बात मोदी भी बखूबी जानते हैं। इसलिए वो अपने भाषण में नेपाल के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ते हुए भी नजर आए। पर्यटन, शिक्षा, बिजली, पानी, हर्बल मेडिसिन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के साथ साथ मोदी ने HIT का मुद्दा भी नेपाल की संसद में उठाया और नेपाल की तरक्की को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। HIT एक हाईवेज, दूसरा आईवेज और तीसरा ट्रांसवेज। नेपाल को भारत ये जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें, हाईवेज दें, आईवेज, इंफॉर्मेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए। नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए। नेपाल विश्व के साथ जुड़ना चाहिए। हाईवेज चाहिए और ट्रांसवेज, ट्रांसमिशन लाइंस। आज बिजली जितनी हम दे रहे हैं नेपाल को, उसको डबल करने का मेरा इरादा है और उसके लिए जितना जल्दी ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे, अभी हम नेपाल का अंधेरा दूर करेंगे और दशक के बाद अंधेरा हिंदुस्तान का नेपाल दूर करेगा। ये हमारा नाता है। सबसे खास बात यह है कि बीते कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता का दंश झेल रहे नेपाल में इन दिनों देश का नया संविधान लिखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने संविधान के मकसद और उसकी नीयत को लेकर भी अपने भाषण में कई सलाह दी। नए युग को दिशा दर्शन देने का काम संविधान के माध्यम से होता है, जो किसी जमाने में ऋषियों ने वेद के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संहिता के द्वारा किया था। एक प्रकार से आप नई संहिता लिख रहे हैं। संविधान वो हो जो सर्व समावेशक हो, हर नेपाली नागरिक को, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव में हो, शहर में हो,
पहाड़ में हो, तराई में हो, कहीं पर भी हो, हर नेपाली को संविधान जब आए तो उसका लगना चाहिए ये ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में मेरे भी पुष्प की महक है। दरअसल चीन का नेपाल में बढ़ता दबदबा, नेपाल में सर उठाती माओवादी ताकतें और खुद नेपाल की खस्ता आर्थिक हालत ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल नेपाल भारत का पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि भौगोलिक और सामरिक नजरिए से भी भारत के लिए बेहद अहमियत रखता है। उत्तरी सीमा पर हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत से करीब 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इस सीमा से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य जुड़े हुए हैं। वहीं चीन से भी नेपाल की 1400 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत का यह पड़ोसी मुल्क नेपाल लंबे अरसे से राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा है। माओवादियों का सत्ता संघर्ष नेपाल के विकास पर तो भारी पड़ता ही रहा, नेपाल की जमीन पर चलने वाले माओवादी कैंप भारत के लिए भी खतरा बन रहे हैं। नेपाल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी खासी पैठ है। दरअसल नेपाल में राजशाही का खात्मा हुआ और साल 2006 के बाद बार बार बदलने वाली सरकारों ने सिर्फ नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं तोड़ी, भारत से रिश्ते भी कमजोर हो गए। नेपाल में पिछले 10 सालों में जितनी उठापटक हुई है उसका फायदा उठाया है चीन ने। इसी दौर में नेपाल के दूसरे पड़ोसी चीन ने नेपाल में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला भारत रिश्तों के खेल में पिछड़ गया। अब तक चीन और नेपाल के बीच तातो पानी खासा बॉर्डर का सिर्फ एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब चीन रासुवगाड़ी केरुंग के बीच एक नया पुल बना रहा है जो दूसरा रास्ता बन जाएगा। यही नहीं, 2020 तक लहासा से लुम्बिनी तक उसकी रेल भी दौड़ने लगेगी। चीन ने नेपाल को एक बड़े टूरिस्ट सेंटर में बदल दिया है। साल 2009 में 32,000 से ज्यादा चीनी सैलानी नेपाल पहुंचे थे। साल 2013 में नेपाल में चीनी सैलानियों की तादाद करीब 90,000 हो गई। भारत में करीब 60 लाख नेपाली रोजगार के लिए रह रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच सालाना करीब 300 अरब रुपए का कारोबार होता है। नेपाल में करीब 17% विदेशी निवेश भारत की तरफ से आता है। ऐसे में मोदी की जो नेपाल यात्रा हो रही है उसमें मोदी के एजेंडे पर जो पहली चीज हो सकती है वो ये कि अपनी तरक्की के लिए चीन का मुंह ताकने वाले नेपाल को कैसे भारत के ज्यादा से ज्यादा करीब लाया जाए। नेपाल और भारत के ठंडे पड़ चुके रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट पैदा करने के मकसद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के नेपाल दौरे पर हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि उनके नेपाल दौरे से नेपाल में चीन की चुनौती से निपटने और नेपाल में लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिल सकेगी। यही वजह है कि नेपाली संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया कि उनकी सरकार ने नेपाल को उच्च प्राथमिकता देने का फैसला किया है। साथ ही साथ उन्होंने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का भी ऐलान किया। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं आज ये भी आपको घोषणा करके जाना चाहता हूं, भारत नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता देने का हमने निर्णय किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्रेडिट का उपयोग नेपाल की प्राथमिकता पर होगा। आप इसे हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे क्षेत्रों में लगाएं तो ये करीब $1 बिलियन जैसे अमाउंट में आज, और पहले इसका जो दिया हुआ है ये इससे अलग है, उसके साथ इसको जोड़ना जरूर, वो अलग है, वो दे दिया, ये नया है। मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज नेपाल के साथ है, और क्योंकि मैं नेपाल बहुत बार गया हूं, बड़ी रिपोर्टिंग की है, जो लोग समझते हैं ये नेपाल को, हम लोग वही समझते हैं, चाहे हम नेता हों चाहे हम पब्लिक हो, जो नेपाल आपको नेपाली चरित्र हिंदी फिल्मों में दिखाई देता है सलाम शाप करता हुआ, उसको एक तरीके से बराबरी पर आप जब तक नहीं लाएंगे, ये नहीं समझेंगे कि सर बहुत है
तब तक नहीं बजेंगे। आप देखिए मोदी जी की सबसे ज्यादा तालियां इस बात पर बजी कि नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है। जहां तक ये बात, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर अस्थिरता रही, पर आप देखिए 2012 में वेन जियाबाओ जो चीन के प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर गए, उन्होंने समझौते किए। आज नेपाल में वहां पर कन्फ्यूशियस सेंटर काठमांडू यूनिवर्सिटी में खुले हुए हैं, वहां पर मुफ्त में वो भाषा सिखाई जा रही है। नेपाल में अपने 2 दिनों के दौरे में मोदी का खास फोकस टूरिज्म पर भी है। इसीलिए नेपाली संसद में अपने भाषण में उन्होंने वाराणसी और काठमांडू समेत हिंदू तीर्थ स्थलों और बुद्ध तीर्थ स्थानों के बीच एक टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की भी बात की है। 125 करोड़ देशवासी आपके पड़ोस में ऐसे हैं जो कभी न कभी पशुपतिनाथ आकर के अपना सर झुकाना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के पास आकर के शांति का संदेश लेना चाहते हैं। क्यों न नेपाल का टूरिज्म उस रूप में विकसित हो ताकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट नेपाल को मिले। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, कम से कम पूंजी से ज्यादा रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो टूरिज्म है। टूरिस्ट आता है तो चना बेचने वाला भी कमाता है, मूंगफली बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, टैक्सी वाला भी कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है। कहने का मतलब यह है कि टूरिज्म के विकास की इतनी संभावना पड़ी है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए हिमालय से बढ़कर क्या हो सकता है, नेपाल से बढ़कर कौन सी जगह हो सकती है। पूरे विश्व के नौजवानों को पागल कर दें, इतनी ताकत आपकी धरती के पास पड़ी है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आइए आगे आइए। अपने नेपाल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन करेंगे। दरअसल मोदी प्रतीकों की राजनीति करना बखूबी जानते हैं और पशुपतिनाथ दर्शन के जरिए उनकी ये कोशिश भी है कि इस बहाने आम नेपालियों पर चीनी और माओवादी दखल को बेअसर किया जाए। नरेंद्र मोदी की यात्रा को कुछ इस तरह से बनाया गया, इस तरह से उसकी प्लानिंग की गई कि सावन का सोमवार भी उनकी नेपाल यात्रा के दौरान पड़े और वो पशुपतिनाथ मंदिर में न केवल दर्शन कर सकें बल्कि रुद्राभिषेक भी कर सकें। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस से लोकसभा सांसद हैं और वहाँ पर भी काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो कि एक ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बेहद महत्वपूर्ण है और वहाँ पर भी रुद्राभिषेक और जलाभिषेक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सावन के आखिरी सोमवार को जब नेपाल यात्रा के दौरान होंगे तो वो यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे। दरअसल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की वही अहमियत है जो कि मोदी की अपनी लोकसभा सीट वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की। वर्ष 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। उसके पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था और वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद शिव को राष्ट्रीय देवता माना जाता था। यहाँ तक कि अब भी दक्षिण भारतीय पुजारी ही पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करवाते हैं। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा हो रही है तो कई लोग इसे मोदी की राजकीय तीर्थ यात्रा के तौर पर भी देख रहे हैं। हम इतने पास में हैं, आप और बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आते आते 17 साल लग गए। यह अखरता है। मैं आपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं सार्क समिट के समय, और मैंने उस समय तय किया है कि मैं उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा और भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा। दरअसल नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है, लेकिन 2008 में बनी नेपाल की पहली माओवादी सरकार ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र की बजाय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था और इसके बाद पशुपतिनाथ का राष्ट्रीय देवता का दर्जा भी खत्म हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी की पशुपतिनाथ में मौजूदगी माओवादियों को सीधी चुनौती भी साबित होगी। ऐसे में मोदी सरकार की ओर से पशुपतिनाथ मंदिर को 25 करोड़ की मदद दी जा रही है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए कीमत का 2500 किलो चंदन भी दिया जा रहा है। पशुपतिनाथ परिसर में 400 लोगों के लिए भारत की मदद से धर्मशाला भी बनवाई जा रही है। नेपाल के अपने 2 दिनों के दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी नेपाली युवक
जीत बहादुर को भी अपने साथ ले गए हैं, जो उनके पास करीब 18 सालों से रह रहा है और जिसे लोग नरेंद्र मोदी का धर्मपुत्र बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने नेपाल दौरे से पहले खुद ट्वीट कर जीत बहादुर से अपनी मुलाकात और उससे जुड़ी दास्तान को दुनिया के सामने पेश किया था और नेपाल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले जीत बहादुर के परिवार से ही मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मपुत्र जीत बहादुर की मुलाकात उनके परिवार से हुई है। हयात होटल में अंदर ये मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद थे, पूरे परिवार के साथ उनके माता पिता और छोटे भाई बहन भी थे। छोटा भाई जो कि जिसका नाम दशरथ है, 10 साल का है, वो भी उस वक्त मौजूद था। नरेंद्र मोदी के लिए बेहद भावुक पल था, क्योंकि जिस लड़के को सालों पहले उन्होंने उसकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसको पढ़ाने लिखाने का प्रबंध किया, उसके भोजन पानी का प्रबंध किया, आज सालों बाद नरेंद्र मोदी उस लड़के को अपने परिवार से मिलवा पाए हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि कुछ समय पहले वो जीत बहादुर के परिवार को ढूंढने में सफल हुए हैं और आज वो भावुक पल आया जब नरेंद्र मोदी जीत बहादुर को उसके परिवार से मिलवा पाए। करीब 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये नेपाल यात्रा हो रही है। मोदी से पहले साल 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इसके बाद साल 2002 में बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी नेपाल गए तो थे, लेकिन सार्क देशों की बैठक में। पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेपाल को इतनी अहमियत नहीं दी कि वो खुद सरहद पार कर वहां जाएं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इसी साल 26 मई को भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ तो देश के नए पीएम मोदी ने जिन पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को खुद न्योता भेजा, उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला भी शामिल थे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इसी साल फरवरी में नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तो नरेंद्र मोदी ने इसी साल मई में भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाला है। ऐसे में निगाहें इस ओर हैं कि दोनों ही देशों की ये नई सरकारें दोनों देशों की पुरानी दोस्ती में क्या नया रंग भरती हैं। इसी कोशिश के तहत भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ दिनों पहले नेपाल का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर उनके इस दौरे से हासिल क्या होता है। हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो, ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा है।